नमस्कार प्यारे साथियों, विद्यार्थियों। स्वागत है एक बार सबका पुनः आपके अपने YouTube चैनल साइंस गुरुकुल पे। मैं आपका दोस्त वीरेंद्र सोलंकी एक बार फिर से उपस्थित हूं आपके सम्मुख। चैप्टर नंबर 3 कक्षा 10 विज्ञान विषय जेनेटिक्स का लास्ट वीडियो नंबर 4 लेके। ठीक है, इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने मेंडल के प्रयोग का 2 नियम, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम और एक संकर संकरण प्रयोग को कंप्लीट किया था। आज अपन पढ़ने वाले हैं द्विसंकर संकरण प्रयोग और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, देखिए द्विसंकर संकरण प्रयोग का मतलब क्या है कि जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले, विपर्यासी लक्षण मैंने पहले ही वीडियो के अंदर आपको बताया था, विपरीत प्रकृति। लक्षण तो एक ही है लेकिन उसके रूप कितने हैं? 2, और वो दोनों भी विपरीत होने चाहिए। अगर एक लंबा तो दूसरा बोना, एक गोरा तो दूसरा काला, तो दो जोड़ी विपर्यासी लक्षण होना चाहिए के बीच में अगर क्रॉस करवाएंगे तो उसको क्या कहेंगे? द्विसंकर संकरण प्रयोग। इस प्रयोग हेतु मेंडल ने गोल बीज की प्रकृति कैसी है? गोल, एक लक्षण, और एक लक्षण को कंट्रोल करेगा एक जीन। उसके कितने रूप होंगे? 2। इसलिए देखिए मैंने गोल का लिखा राउंड, राउंड का मतलब आर आर, गोल बीज आर आर। पीली फली, जो मटर की फली होती है, पीले को अपन क्या कहते हैं? येलो, इसके लिए कैपिटल। तो जहां जहां कैपिटल वो क्या है? प्रभावी। तो गोल और पीला, तो गोल के लिए आर, पीले के लिए वाई। प्रभावी जनक तथा झुर्रीदार बीज, अब गोल के लिए कैपिटल लिख दिया तो झुर्रीदार के लिए स्मॉल, पीले के लिए कैपिटल वाई तो हरी के लिए स्मॉल वाई। तो झुर्रीदार बीज और हरी फली अप्रभावी जनक के बीच में क्या करवाया? संकरण। ये देखिए प्रभावी जनक, ये गोल बीज पीली फली, अप्रभावी झुर्रीदार बीज हरी फली, इनके बीच में जब क्रॉस करवाया तब प्रथम पीढ़ी में हमको ये संतति मिली। और ये संतति में देखिए कैपिटल आर भी विद्यमान है, यानी गोल वाला लक्षण है। वो लक्षण कौन सा? प्रभावी। और प्रथम पीढ़ी में कौन सा लक्षण प्रकट होगा? प्रभावी। इसलिए ये जो पीढ़ी है वो उस पीढ़ी का बीज कैसा होगा? गोल। ठीक है, जिसमें देखिए झुर्रीदार का जीन भी मौजूद है लेकिन विषम युग्मजी है, और फली भी कैसी होगी? पीली। इसलिए इसको क्या बोला? विषम युग्मजी या अशुद्ध संतति। और कैसी है? गोल बीज पीली फली। ठीक है, यह है F1 पीढ़ी। अब अपने को F2 पीढ़ी पढ़नी है, जिसके लिए एक बहुत लंबी सारणी है। उसके लिए अपने को थोड़ा सा कोडिंग करनी पड़ेगी। तो उस कोडिंग के लिए मैं थोड़ा सा आपको यहां हिंट दे देता हूं। देखिए 4 अपने को युग्मक बनाने पड़ेंगे अलग अलग लक्षणों के लिए। तो देखिए कैपिटल आर और कैपिटल वाई को अगर मिक्स करेंगे तो बनेगा एक तो ये वाला। ठीक है, फिर कैपिटल आर और स्मॉल वाई को मिक्स किया तो बना ये वाला। 2 हो गए। फिर कैपिटल आर हो गया, अब स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये तीसरा, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, इन 4 लक्षणों के बीच में जिस प्रकार से एक संकर संकरण प्रयोग में दूसरी पीढ़ी प्राप्त करने के लिए पहली पीढ़ी में अंतः निषेचन करवाया था, उसी प्रकार से इस द्विसंकर संकरण प्रयोग में भी पहली पीढ़ी में जब अंतः निषेचन करवाएंगे तब कौन सी पीढ़ी प्राप्त होगी? दूसरी। तो ये अंतः निषेचन के लिए हमको ये तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी दूसरी पीढ़ी प्राप्त करने के लिए क्या करवाना पड़ेगा? प्रथम पीढ़ी में अंतः निषेचन करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार इसको लिख लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं सारणी की ओर। आगे चलते हैं। पहली पीढ़ी प्राप्त हो चुकी थी, अब द्वितीय पीढ़ी प्राप्त करनी है। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि ये प्रथम पीढ़ी है, इसके अंदर अंतः निषेचन करवाना है। इसके लिए अपन ने 4 कोड बना लिए अंतः निषेचन के लिए। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और इधर भी यही चारों हैं। तभी क्या होगा? अंतः निषेचन। अब देखिए करना कुछ नहीं है, इस एक को पकड़ना है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, मतलब इन चारों का एक एक करके इन चारों के साथ संकरण करवा दो। देखो ध्यान रखना, कैपिटल कैपिटल पास में, स्मॉल स्मॉल पास में, और जो कॉमन लेटर है या जो समान अक्षर है आर के पास में आर आना चाहिए। ठीक है, देखिए इन दोनों को लेते हैं, कैपिटल आर
और कैपिटल वाई आ गया। उसके बाद में कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर, स्मॉल आर, देखिए कैपिटल आर, स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। बस ऐसे ही करना है। कैपिटल आर, फिर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। यहां देखो कैपिटल आर, फिर वाई वाई दोनों क्या है, छोटे हैं। आर एक बड़ा, दूसरा छोटा, वाई ये बड़ा और दूसरा छोटा, मतलब आर आर पास में, वाई वाई पास में, ठीक है। उसके बाद कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है। फिर कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है। फिर कैपिटल आर, वाई दोनों कैसे हो गए, छोटे, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। ध्यान एक बात आपको ये रखनी है कि यदि सभी स्मॉल है तो वो कैसा हो जाएगा, अप्रभावी। लेकिन अगर उसमें से एक भी अगर कैपिटल दिख गया आपको, इसका मतलब वो कैसा हो गया, प्रभावी हो गया, यानी वो प्रभावी लक्षण उसमें दिखेगा। जैसे ये देखो कैपिटल आर है दोनों, इसका मतलब बीज तो कैसा है, गोल, ठीक है। लेकिन इन दोनों के अंदर स्मॉल वाई हरी फली के लिए, कैपिटल वाई पीली फली के लिए, और जो कैपिटल है वो कैसा है, प्रभावी। तो यहां पर ये जो फली होगी वो हरी ना होकर के कैसी होगी, पीली, यानी जो प्रभावी होगा वो प्रकट होगा, ठीक है। तो यह है दूसरी पीढ़ी के इतनी सारी संतति, द्विसंकर संकरण की ये संततियां हैं दूसरी पीढ़ी की। अब इसके अपन नाम लिख लेते हैं फटाफट से, ठीक है। देखिए गोल पीला, गोल और पीला, बीज कैसा है, गोल, फली कैसी है, पीली, गोल पीला, ठीक है। ये भी गोल है, ये कैपिटल है तो प्रभावी है, तो वही लक्षण होगा, तो कैपिटल का मतलब पीला, कैपिटल वाई। यहां देखो कैपिटल आर यानी प्रभावी लक्षण गोल, दोनों वाई कैपिटल पीला, ठीक है। एक भी अगर कैपिटल दिखे तो उसी लक्षण को लिखना है, कैपिटल आर का मतलब गोल, कैपिटल वाई का मतलब पीला। अभी अपने को ये नहीं देखना है समयुग्म में विषम युग्म, सिर्फ नाम लिख लें, ठीक है। उसके बाद देखिए गोल पीला, गोल पीला, ठीक है। गोल दोनों वाई स्मॉल तो क्या हो जाएगा, हरा, कैपिटल तो क्या हो जाएगा, गोल पीला। एक कैपिटल है तो क्या आ गया, गोल, फिर ये दोनों स्मॉल है तो क्या आ गया, हरा, ठीक है। क्या आ जाएगा, गोल पीला। यहां पर भी क्या आ जाएगा, गोल पीला, ठीक है। अब ये दोनों स्मॉल है तो क्या जाएगा, झुर्रीदार, ये दोनों कैपिटल वाई तो पीला, झुर्रीदार पीला, दोनों स्मॉल है, झुर्रीदार, एक वाई कैपिटल है इसका मतलब पीला, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, गोल पीला, ये क्या आ जाएगा, गोल हरा। गोल क्यों, क्योंकि एक कैपिटल आर है, और हरा क्यों, दोनों वाई स्मॉल। उसके बाद झुर्रीदार पीला, और लास्ट में आ जाएगा झुर्रीदार हरा। ये हो गया अपना द्विसंकर संकरण प्रयोग की दूसरी पीढ़ी। द्विसंकर संकरण प्रयोग की कौन सी पीढ़ी, दूसरी। कितनी संतानें मिली भाई, 1 2 3 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, कितनी संतानें मिली, 16 संतानें। अब इस सारणी की सहायता से आप लोग लक्षण प्रारूप छांट सकते हो, जीन प्रारूप छांट सकते हो। लक्षण प्रारूप का मतलब देखो, दो लक्षण ही, बीज या तो गोल होगा, फली या तो पीली होगी।
ठीक है। उसके बाद बीज या तो झुर्रीदार होगा, फली या तो हरी होगी। तो गोल पीला या झुर्रीदार हरा, सिर्फ पहले तो ये देखो गोल पीला, समयुग्मजी विषमयुग्मजी नहीं, गोल पीला कौन कौन है वो सब छांट लो, फिर झुर्रीदार हरे कौन कौन से वो सब छांट लो, ये आ गया लक्षण पर हो। उसके बाद जीन को देख लो कि कहां पर कौन सा कैपिटल आ रहा है, उसके हिसाब से अनुपात निकाल दो, वो जीन अनुपात हो जाएगा, जीनोटाइप हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन आगे चलते हैं। अभी अपन ने सिर्फ प्रयोग किया है, नियम नहीं लिखा है, तो एक बार इसको कीजिए फिर आगे चलते हैं। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अब द्विसंकर संकरण जो प्रयोग था हमारा, उसका मैंने आपको पूरा बता दिया। उसके अंदर लक्षण प्रारूप आता है 9:3:3:3:1 और जीन प्रारूप आता है 1:2:2:4:1:1:2:1:1 ठीक है, यानी 93:31 और ये आता है 122:412:121। ठीक है, ये लक्षण प्रारूप और ये जीन प्रारूप, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए यह है अपना स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जो किसका रिजल्ट है, इसका रिजल्ट है। दूसरा जो संकरण प्रयोग है द्विसंकर संकरण, उसका रिजल्ट पूरा प्रयोग हो गया। अब इसका रिजल्ट समझो, उसके बाद पूरा डिटेल बताता हूं। यदि 2 या 2 से अधिक विपर्यासी लक्षणों युक्त पादपों का, 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षण, एक जोड़ी तो कौन सी है, बीज कैसा है, गोल है। इस गोल के कितने जीन हो गए, एक जीन के 2 युग्म विकल्पी हो गए। एक संकरण में हमने सिर्फ ये एक चीज ही लिया था, लेकिन इस गोल के साथ फली भी तो कैसी आ गई, पीली आई नहीं आई, उसके क्या लिए भाई भाई, तो कितने लक्षण हुए, 2 हुए कि नहीं हुए, तो एक जोड़ी हुआ, ये एक जोड़ी, ये एक जोड़ी, तो 2 जोड़ी हो गए। और इसके विपर्यासी, गोल का विपर्यासी क्या हो गया, झुर्रीदार, और पीले का विपर्यासी क्या हो गया, हरा। समझ में ना, तो कितने जोड़ी विपर्यासी लक्षण हो गए, 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों युक्त पादपों का संकरण करवाया जाता है तो एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वही चीज युग्मकों की शुद्धता वाली चीज, कि अगर प्रभावी और अप्रभावी साथ में है तो वो एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डालेंगे, और जब वापस से संकरण करवाया जाएगा तो स्वतंत्र रूप से आगे जाएंगे। ऐसा नहीं कि प्रभावी है वो अप्रभावी को रोक के रखेगा, नहीं, प्रभावी भी स्वतंत्र है, अप्रभावी भी स्वतंत्र है, अपनी मर्जी से अलग अलग जनकों में, अलग अलग संतति में जा सकते हैं, स्वतंत्र रूप से गमन कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से अपव्यूहित, अपव्यूहन का मतलब होता है बिखरना, यानी ये अपनी मर्जी से बिखर के अलग अलग संतति में जा सकते हैं, इसलिए इसको क्या कहा, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता वंशागति पर, अपनी मर्जी से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सकते हैं स्वतंत्र रूप से, अर्थात प्रत्येक लक्षण के युग्म विकल्पी, प्रत्येक लक्षण के युग्म विकल्पी केवल पृथक ही नहीं होते, पृथक्करण के नियम को याद करो, वहां पृथक पृथक हुए थे और पृथक पृथक होने के बाद अलग अलग संतानों में गए थे, केवल पृथक ही नहीं होते अपितु विभिन्न लक्षणों के युग्म विकल्पी एक दूसरे के साथ स्वतंत्र व्यवहार करते हैं, अतः इसे क्या कहते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, इसके पश्चात इस टॉपिक का लास्ट भाग वंशागति के नियमों का महत्व, और इसी के साथ अपना ये चैप्टर पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको पूर्णता की ओर लेके चलते हैं। ठीक है, ले लीजिए। चलिए मित्रों आगे चलते हैं। अध्याय नंबर 3 का लास्ट ये जो है आनुवांशिकी के नियमों के महत्व, यानी मेंडल ने जो प्रयोग किए और उन प्रयोगों के आधार पर जो नियम दिए वो आज के इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, वो केवल पादपों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, मेंडलीय नियम इंसानीय मतलब मानव जाति के जीन में कुछ परिवर्तन करके, यानी मनुष्य के लक्षणों का परिवर्तन भी अगर करना है, जीन का ट्रांसफॉर्मेशन करना है, यानी जीन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाना है, तो वो भी इन नियमों के आधार पर कर सकते हैं। ठीक है ना, ये देखो लास्ट पॉइंट यही लिखा हुआ है कि मानव जाति के सुधार से संबंधित विज्ञान की शाखा सुजननिकी, ठीक है,
किस पर आधारित है? मेंडलीय नियमों पर आधारित है। यानी केवल मेंडल के नियमों का महत्व पादपों पर ही सीमित नहीं है, मानव जाति के ऊपर भी इन नियमों और इन प्रयोगों को अप्लाई किया जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहली लाइन क्या लिखी हुई है? तो सबसे पहली लाइन लिखी हुई है, सजीवों में प्रभावी लक्षणों की उपस्थिति के कारण जो हानिकारक अप्रभावी लक्षण होते हैं वो अपने आप को प्रकट नहीं कर पाते। ये अच्छी चीज है, मेंडल ने इस चीज को समझाया। ठीक है ना भाई? एक कोई भी बीमारी का जो जीन होता है ना, आनुवंशिक बीमारी का, वो अप्रभावी जीन होता है। तो जब तक प्रभावी लक्षण मौजूद है प्रथम पीढ़ी के अंदर, कौन आएगा? प्रभावी ही आएगा। समझ में आई ना चीज? लेकिन हर पीढ़ी प्रथम पीढ़ी होती है। जैसे कि मैं प्रथम पीढ़ी हूं, मेरी संतान प्रथम पीढ़ी, उसकी संतान प्रथम पीढ़ी, हर संतान प्रथम पीढ़ी होती है। तो जो अप्रभावी या हानिकारक जीन होते हैं उनका प्रकट होने की संभावना बहुत कम या न के बराबर होती है। तो ये अच्छी बात है। फिर देखो, मेंडल के पृथक्करण के नियम से जीन संकल्पना की पुष्टि होती है। जो मेंडल ने दूसरा नियम दिया था, युग्मकों की शुद्धता का नियम, और उसमें कहा था कि जो युग्मक होते हैं वो अलग अलग जाते हैं फिर वापस एक हो जाते हैं, यानी एक जीन एक लक्षण को कंट्रोल करता है। ये कहां से स्पष्ट हुआ? पृथक्करण के नियम से। फिर एक जीन के दो युग्म विकल्पी होते हैं, ये भी कहां से पता चला? पृथक्करण के नियम से ही पता चला। तथा दोनों कौन? युग्म विकल्पी दो विपर्यासी लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। अलग अलग हैं तो अलग अलग को कंट्रोल करेंगे। ठीक है। इन नियमों से संकर संतति में उत्पन्न नए लक्षणों का पता चलता है। मान लीजिए संकरण का प्रयोग करवाया और जो संतान उत्पन्न हुई है उसमें क्या क्या नए लक्षण है वो किससे पता चलेगा? मेंडल के नियमों से। संकरण से अनुपयोगी लक्षणों को हटा सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, गेहूं का एक पौधा लंबा एक छोटा। ठीक है, लंबे पौधे से घास ज्यादा आएगी, छोटे पौधे से गेहूं के बीज ज्यादा निकलेंगे। तो दोनों लक्षणों को एक कर सकते हैं। समझ में आना चीज? यानी अनुपयोगी लक्षण हटा सकते हैं और उपयोगी लक्षण जोड़ सकते हैं। कैसे? उपयोगी जीन को इधर से इधर ट्रांसफर कर दिया तो वो लक्षण इसके अंदर आ सकता है। ठीक है, तो ये किससे पॉसिबल है? इन नियमों की सहायता से। इन नियमों के प्रयोग से पादपों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जा सकती है, और अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी तो उत्पादन भी क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है। और लास्ट वाला, मानव जाति के सुधार से संबंधित विज्ञान की शाखा सुजननिकी भी मेंडलीय नियमों पर आधारित है। ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ तीसरा चैप्टर पूरा होता है। ठीक है, 4 वीडियो लेक्चर के अंदर ये अपना चैप्टर पूरा हुआ। 3 नंबर का है। अच्छे से नोट्स बनाए इनके। ठीक है, और नोट्स को जितना हो सके रिपीट करते रहे बार बार, जिससे क्या है कि आपको याद आसानी से हो जाएंगे। और एक अपन कहते हैं भाई, जो चीज देखते हैं वो चीज आराम से याद होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो सीरियल चल रहा है या जो पिक्चर होती है उसकी पूरी की पूरी स्टोरी अपने को याद हो जाती है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इन वीडियो को बार बार देखें ताकि ये पिक्चर पूरी की पूरी आपके माइंड में सेट हो जाए, स्टोरी पूरी की पूरी सेट हो जाए, ताकि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।